विद्यार्थीगण अपना अपना वीडियो चालू रखो और ऑडियो बंद रखो। इस पहले ओम के उच्चारण के साथ ही स्थिर, एकाग्र, शांत, प्रसन्न, अंतर्मुख हो जाइए। पहला ओमकार उच्चार एक तेजोमय ओम का उच्चार होता है। अपनी साधना के लिए पूरी तरह से तैयार, साह्यभूत, मदद करने वाला ये पहला ओम का उच्चार अनुष्ठान का प्रारंभ। मैसेज अलग। आइए सभी साधक त्रिवार 3 बार ओम का उच्चार एक साथ, सभी एक साथ उच्चार करेंगे। आइए गायत्री मंत्र होगा। गायत्री मंत्र के पश्चात अंतरराष्ट्रीय योग दिन के उपलक्ष्य में जो पूरे अंतरराष्ट्रीय जगत पर स्वीकृत प्रार्थना, उस मंत्र का भी उच्चार करेंगे। पहले गायत्री मंत्र होगा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम संवच्छत्वं संवदत्वं संवो मनांसि जानताम् देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। ओम शांति शांति शांति। ओम। आइए इसी प्रसन्नता के साथ, पवित्रता के साथ आज के योग यज्ञ को प्रारंभ करेंगे। आज का योग यज्ञ विशेष रूप से 8वां अंतरराष्ट्रीय योग दिन 21 जून 2022 के उपलक्ष्य में अपने स्वानंद योग विद्या गुरुकुल के माध्यम से 3 दिन का पूर्व प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। इस विशेष प्रशिक्षण शिविर में आप सभी साधक विद्यार्थी गणों का हार्दिक हार्दिक स्वागत और सबका अभिनंदन भी। अभिनंदन इस कारण है कि आप सभी अपनी भारतीय प्राचीन रुचि परंपरा का, भारतीय योग शास्त्र में रुचि ले रहे हो, उसमें आपकी जिज्ञासा बढ़ी है। इसी कारण आपका बड़ा बड़ा हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। और आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिन का जो विशेष प्रोटोकॉल है, उसी प्रोटोकॉल के अनुरूप जो भी साधना योग की हमें पूरे जगत ने स्वीकृत की है, उसी साधना का अभ्यास करेंगे। इसमें एक ये जो वैदिक ऋग्वेद की मंत्र उच्चार, उसका भी उच्चार हुआ और गायत्री मंत्र का भी उच्चारण, ये दोनों भी मंत्र और पहले 3 बार ओम का उच्चार हुआ।
तो ये तीनों भी जो विशेषताएं मंत्र हैं, इनका देखेंगे अभी, इनका भी एक विशिष्ट वैज्ञानिक अर्थबोध है। ये ओम का उच्चार, गायत्री मंत्र का उच्चार और ये ऋग्वेद की ऋचा प्रार्थना, संवच्छध्वम संवद्धत्वम संवो मनांसी जानता, इसके भी अर्थ का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अर्थबोध हमें समझने का प्रयास करेंगे और इनका उच्चार भी किस प्रकार से करना होता है इसका भी अभ्यास करेंगे धीरे धीरे आगे आगे। तो ऐसे ये तीन मंत्र के साथ हर दिन नित्य अपनी साधना प्रारंभ होगी। तो आइए, सबसे पहले जो अंतरराष्ट्रीय प्रोटोकॉल के माध्यम से जो हमें अभ्यासक्रम प्राप्त हुआ है उसी के अनुरूप चलेंगे। तो आइए, सबसे प्रथम खड़े हो जाओ, खड़े होकर स्थिति ले लो। थोड़ा सा मैं एडजस्ट करता हूँ। थोड़ा पुढे, थोड़े पुढे घ्या। आइए, पहले होगा ग्रीवा संचलन। उसके लिए सिद्धता बनाइए अपने शरीर की। पैरों में 2 से 4 इंच का फासला होगा, पैर समांतर रहेंगे। और पहले होगा शरीर संचलन के 5 प्रकार। पहले होगा ग्रीवा संचलन। ग्रीवा संचलन, ध्यान दीजिए, दोनों हाथ कमर के ऊपर और सहजता से खड़े होकर पहले गर्दन का नीचे पीछे और इसके साथ श्वासों का भी नियमन होगा। श्वास छोड़ते हुए गर्दन नीचे, श्वास भरते हुए गर्दन पीछे। शरीर के लिए कोई हलचल नहीं, केवल गर्दन का संचलन हो रहा है। और जितनी अपने स्नायुबंधों की, अपने जोड़ों की क्षमता है उतना अपना उपयोग करो। गर्दन हम कितने नीचे ले सकते हैं उतना पूरा ये हमारी थोटी कंठकूप में दबाइए और आराम से सहज गति से श्वासों को भरते भरते पीछे ले चलो। और जो भी हम साधना कर रहे हैं, जो जो आसनों का, जो जो क्रियाओं का अभ्यास कर रहे हैं, उसकी विधि समझने के पश्चात पहले उनकी मर्यादा को भी अभ्यास करो। और मर्यादा सामने वाले साधकों को जब हम कभी और आगे पढ़ाने चलते हैं तो सामने वाले साधकों को विधि समझाने के पश्चात मर्यादाओं का भी अभ्यास देना है, मर्यादा भी समझाइए। तो ये जो ग्रीवा संचलन चल रहा है उसमें ये आगे पीछे गर्दन को पूरी तरह से जितनी क्षमता है उतना पूरा लें। तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, गर्दन के दर्द, ये जो पट्टा लगता है गले में, ये वो जो गड़बड़ियां होती है ना, ऐसे साधकों को सामने गर्दन लेने की मर्यादा है। वो पूरी नीचे नहीं दबा पाएंगे, केवल वो पीछे ले ले, सीधे रहे, फिर पीछे ले लो, फिर सीधे ले लो। लेकिन गर्दन का दर्द है तो भी, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है तो भी ये पीछे लेने की कोई मर्यादा नहीं, केवल आगे चलने की मर्यादा। 5 चक्र सामने, 5 चक्र पीछे। इसमें दूसरा अभ्यास, अब गर्दन को दाएं बाएं झुकाइए, गर्दन, शरीर स्थिर रहेगा, केवल गर्दन। छोड़िए, 5 चक्र एक बाजू में, 5 चक्र दूसरी बाजू। दूसरा प्रकार, अब गर्दन को दाएं घुमाइए, बाएं घुमाइए, श्वास छोड़ते हुए दाएं, श्वास भरते हुए सीधे। श्वासों का नियमन बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। श्वास छोड़ते हुए एक बाजू में घुमाइए गर्दन को, श्वास भरते हुए सीधे हो जाइए, फिर श्वास छोड़ते हुए दूसरे बाजू।
छोड़िए। गर्दन का चौथा प्रकार, ग्रीवा संचलन का चौथा प्रकार। अब गर्दन पहले नीचे दबाइए और आराम से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गर्दन को गोल चक्र बनाइए। श्वासों का नियमन समझ लो। श्वास भरते हुए एक बाजू से गर्दन को ऊपर लेंगे और श्वास छोड़ते हुए गर्दन को दूसरी बाजू से नीचे लेंगे। छोड़िए। इसी चक्र को उल्टा भी चलाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज। सहजता से और संत गति से ग्रीवा संचलन का अभ्यास कोई झटका देकर नहीं होगा, कोई जर्क नहीं होगा। जिनको ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का कठिनाई है वो नीचे की चक्र नहीं करेंगे। और ये अपनी ध्यान दीजिए, बड़ा महत्वपूर्ण अभ्यास। अपनी जो गर्दन है और जितने भी शरीर में स्नायु है, मांसपेशियां है, जोड़ है, ये सब अपने शरीर का जो मेन बोन स्ट्रक्चर है, इनको ये सपोर्ट करते हैं, इनको सहायता करते हैं ये सभी स्नायु बंध। तो ये अपने गर्दन में जो रीढ़ की हड्डी के मनके हैं, जो छोटे छोटे रीढ़ की हड्डी के मनके, इन मनकों को 6 प्रकार के स्नायु अपने गर्दन के आजू बाजू में सहायता करने वाले स्नायु मंडल। ये स्नायु मंडल का अंकुंचन, प्रसरण, शिथिलीकरण, विकर्षण विकर्षण करते हुए इस स्नायुओं की हम मजबूती, उनकी उनका आरोग्य पूर्णतः बराबर बनाए रखते हैं। और अभी इस स्नायुओं में कुछ दोष होंगे रक्त संचार के, या कोई वहां इस विषाक्त बना होगा, तो उनको भी इस ग्रीवा संचलन, घर्षण विकर्षण, शिथिलीकरण के माध्यम से और अंकुंचन प्रसरण, संकुंचन प्रसरण के माध्यम से वो दोष दूर करते हुए जो अपनी रीढ़ की हड्डी है उसके ऊपर ये पूरा बोझ नहीं आने देते। ये पूरी तरह से सक्षम बनाकर, अपने गले के स्नायुओं को सक्षम, समर्थ बनाकर अपनी रीढ़ की हड्डी को वो सहायता बराबर से देते रहे। इसीलिए ग्रीवा संचलन अंतरराष्ट्रीय योग में सबसे महत्वपूर्ण माना गया है, प्रथम दिया है। और देखिए, अब अपन हम 5 प्रकार के ये सूक्ष्म व्यायाम से प्रारंभ होने वाला है अपनी योग साधना, अंतरराष्ट्रीय जगत की योग साधना। सूक्ष्म व्यायाम 5 प्रकार के, अपने शरीर में जो अलग अलग प्रकार के जोड़ है। और वैसे तो 102 प्रकार के छोटे मोटे जोड़, इसमें से प्रमुख 5 है। 5 जोड़ अपने शरीर में, ये 5 जोड़ों के ऊपर ही अपने शरीर 80% संचलन होता है। शरीर का कार्य 5 जोड़ों के ऊपर ही 80%। बाकी है मदद, सहायता करने वाले, लेकिन प्रमुख ये 5। तो हर दिन के प्रारंभ में, हर दिन में एक बार तो इन 5 जोड़ों को हम जब पूरी तरह से संचलित करते हुए उनका रक्ताभिसरण, उनमें फिर आने वाले अलग अलग प्रकार के पोषण, मूल द्रव्यों की जरूरत, ये सबको उचित मात्रा में उनका पुरवठा, उनका निर्माण करते हैं। तो पहला सबसे जोड़ है ये गर्दन का। फिर इसके पश्चात अगला आएगा अपने स्कंद चालन, कंधों का जोड़। तो कंधों के जो व्यायाम है तो 3 प्रकार के हैं, लेकिन अंतरराष्ट्रीय जगत में जो दिए हैं उसका अभ्यास करेंगे। आइए अगला अभ्यास कंधों के लिए। देखो, पहले हाथ ऐसे एकदम सीधे, फिर आराम से हाथों को ऐसे पर ले लो और फिर आराम से
देखो हाथों की स्थिति को देखो। अब हाथ अपने मस्तिष्क को, कान को चिपकाएंगे नहीं, सटेंगे नहीं वहां, और फिर आराम से नीचे ले आएंगे। और हाथ अब अपने मांडी को या जंघाओं को स्पर्श नहीं करेंगे। संतुलन अपने अपने शरीर, इंद्रिय, अवयव और क्रियाओं का, ये योग की व्याख्या में। संतुलन बनाना अपने अपने जीवन का, शरीर का, अपने अपने अवयव का। तो नियंत्रण होना है अपने अवयव को। छोटी सी योगिक क्रिया, लेकिन नियंत्रित रूप से। देखिए अब ये दोनों हाथ अपने मांडी के बाजू में है, चिपकाएंगे नहीं, थोड़ा सा अंतर रहेगा, और आराम से श्वासों को भरते भरते ऐसे चलो। और फिर ये हाथ दंड कान को, हाथ बाजू में है, हथेलियां ऐसे मिलाएंगे नहीं, या एक दूसरे के सामने नहीं लेंगे, ऐसे बाजू में रखेंगे। ध्यान दीजिए। फिर आराम से नीचे आए। 5 चक्र कर सकते हैं आराम से, श्वासों को भरते भरते ऊपर, श्वास छोड़ते छोड़ते आराम से नीचे। और भी एक बार दोहराएंगे। छोड़। अगला अभ्यास स्कंद चालन में ही एक दूसरा प्रकार है। दोनों हाथ ऐसे अभी एकदम सावधान की स्थिति में, और श्वासों को भरते भरते दोनों कंधों को ऊपर उठाइए। स्कंद चालन का अभ्यास। दोनों कंधों को ऊपर उठाइए, श्वासों को भरते भरते, और श्वासों को छोड़ते छोड़ते सामने से नीचे आइए। देखो अब अपने कंधों का संचलन कैसे हो रहा है। श्वासों को भरते भरते ऊपर उठ रहे हो, श्वासों को छोड़ते छोड़ते सामने से नीचे ले रहे हो कंधों। अब इसकी काउंटर पोजीशन करेंगे उल्टी दिशा से। अब श्वासों को भरते भरते ऊपर चलिए, श्वास छोड़ते छोड़ते सामने, पीछे से नीचे आए। ये दोनों भी क्रिया विशेष रूप से अपने स्कंद, अपने कंधों के जो भी मांसपेशियां हैं उनकी सबलता बढ़ाते हैं। वहां रक्त संचार सुचारू रूप से होने लगता है, और इस कारण वहां के दोषों को दूर करते करते भविष्य में कोई दोष न आए, और उनकी सामर्थ्य बढ़ाए रखने के लिए बहुत उपयोगी है ये छोटी छोटी सूक्ष्म व्यायाम। इसमें और भी एक प्रकार है स्कंद चालन का। दोनों हाथ ऐसे कंधों के ऊपर के रखने की भी विधि है। पहले दोनों हाथ ऐसे फैलाइए बाजू में, आराम से हथेलियां यानी उंगलियां अपने कंधों के ऊपर, और श्वास भरते भरते दोनों कंधे ऊपर चलेंगे। श्वासों को भरते भरते ऊपर, श्वास छोड़ते हुए पीछे से वापस आ जाए। और जब ऊपर चल रहे हैं तो ये दंड कान को लगते हैं, वहां स्पर्श करने का प्रयास करो। इसको उल्टे भी दिशा से करेंगे। अब श्वासों को भरते भरते पीछे से, और श्वास छोड़ते छोड़ते सामने से नीचे आए। इससे अपने फेफड़ों की क्षमता बढ़ाता है ये सूक्ष्म व्यायाम, अपने छाती का विकास होता है। और ध्यान दीजिए, अभी फेफड़ों की क्षमता बढ़ाना, फेफड़ों को कार्यक्षम रखना कितना महत्वपूर्ण बना है अभी वर्तमान में इस कोविड के वातावरण में। अपने फेफड़ों की क्षमता का पूरे जगत ने स्वीकार किया। फेफड़ों की क्षमता के ऊपर बड़ा बड़ा संशोधन हो रहा है, और अपने भारतीय योग शास्त्र में ऐसी छोटी छोटी सूक्ष्म व्यायामों के माध्यम से हम अपनी फेफड़ों की कार्यक्षमता बढ़ा सकते हैं। आइए अगला अभ्यास। अब ये कंधों का हुआ, इसके पश्चात पहले जोड़ों का ही अभ्यास देखेंगे। थोड़ा सा पैरों में अंतर बढ़ाइए,
कितना अंतर होगा, शरीर कितना रुंद है अपना उतना ही अंतर बनेगा। और आराम से दोनों हाथ कमर के ऊपर रखो। कटी संचलन, देखो जितनी क्षमता है उतना अपने कटी प्रदेश को गोलाकार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाइए आराम से। और यहाँ भी श्वासों का नियमन होगा, श्वास भरते भरते ऊपर आइए, श्वास छोड़ते छोड़ते दूसरी बाजू से नीचे आइए। कटी विकासक व्यायाम कहा गया है इसको। देखिए इसके 10 चक्र करने हैं। 10 चक्र, अपने शरीर में सबसे बड़ा ज्वाइंट है हमारा कटी प्रदेश। आधा शरीर एक बाजू में, आधा शरीर दूसरी बाजू में, और जोड़ दिया है परमात्मा ने एक साथ रोटेशनल ज्वाइंट के साथ। यानी क्रेन वगैरह होता है ना, क्रेन कैसे चारों दिशाओं में घूमता है, ऐसे ही अपने कटी प्रदेश के जोड़ों की रचना है। और सबसे बड़ा ज्वाइंट रहने के कारण इसके 10 चक्र करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 10 चक्र। अब उल्टा भी चक्र करो, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 10 चक्र। छोड़िए ये कटी चक्र का, अपने कटी प्रदेश को जो कटी अलग, अभी तो बहुत सारे ये कटी और कटी प्रदेश और ये अपनी रीढ़ की हड्डी के पीठ के दर्द के 80% लोग मिलते हैं। सबकी रीढ़ की हड्डी खराब हो गई है। तो इन सब में भविष्य में न रीढ़ की हड्डी के दोष निर्माण न हो और वर्तमान के रीढ़ की हड्डी के दोष दूर होने के लिए बहुत लाभदायक है ये पांचों प्रकार की सूक्ष्म व्यायाम। अब कटी प्रदेश का व्यायाम हुआ। अगला अभ्यास घुटनों के लिए। घुटनों का संचलन 2 प्रकार से हो सकता है। पहले देखो, अर्ध बैठक करो, यानी उत्कट आसन। अर्ध कुर्सी के ऊपर बैठते ना, आधा कुर्सी के ऊपर बैठे जैसा अभ्यास होता है। दोनों पैरों में लगभग उतना ही अंतर, दोनों हाथ सामने कंधों के बराबर, हथेलियां पृथ्वी के बराबर नीचे, और आराम से आधे बैठो। आराम से सीधे हो जाए, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए सीधे। गर्दन हिलेगी नहीं, हाथ भी हिलेंगे नहीं, शरीर के साथ हाथ भी नीचे ऊपर चलेंगे। ध्यान दीजिए, जिनको घुटनों का बड़ा दर्द है, जो साइटिका पेन से त्रस्त है, ऐसे साधक इसको थोड़ा थोड़ा अभ्यास करो, थोड़ा थोड़ा मर्यादा है, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास करना ही है। एक प्रकार ये है घुटनों का संचलन का, और दूसरा सबसे प्रचलित और महत्वपूर्ण अभ्यास घुटनों का संचलन। आइए, एक पैर घुटना उठाइए, दोनों हाथों के बीच में ऐसे पकड़िए और ऐसे इसको ऐसे चलाइए। तो पुरानी घड़ियां होती है ना दीवार के ऊपर, उसका लंबक ऐसे एकदम टोटली फ्री चलता था, ऐसे चलाइए घुटनों। और ऐसी छोटी छोटी सूक्ष्म व्यायामों के साथ अपने पैर को ऐसे गोलाकार भी घुमाइए। हमें अपने शरीर का संतुलन बनाने का भी आदत सराव बनता है। गोल घुमाइए घुटने, और जीवन में संतुलित रहना यही योग का एक व्याख्या है, संतुलित जीवन। दूसरा पैर उठाइए, चलाइए घुटना आगे पीछे, इसको भी गोल चक्र घुमाइए, दोनों दिशाओं में गोल चक्र घुमाइए, छोड़िए। ये तो 5 प्रकार के जोड़ों के लिए व्यायाम, गर्दन, कटी प्रदेश, घुटने, और इसके साथ साथ ये अपने टखनों का भी व्यायाम हो गई। 5वां जोड़ अपने टखनों का होता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है जोड़। शरीर का पूरा बोझा तो ये अपने टखनों के ऊपर ही आता है, तो उसको भी सक्षम कार्यक्षम रखने के लिए ये अंतिम चक्र बड़ा महत्वपूर्ण। और आइए, घुटनों के संचलन में और भी एक प्रकार से सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। पैरों में अंतर है, 1 फीट का। दोनों हाथ ऐसे घुटनों के ऊपर रखो और ऐसे घुटनों को अंदर से बाहर,
बाहर से अंदर, पैर के पंजे जमीन के ऊपर स्थिर, केवल घुटने ही चल रहे हैं। 5-5 चक्र। वापस उलट दिशा से भी, अब बाहर से अंदर, अंदर से बाहर, पैर के पंजे जगह पर स्थिर, छोड़ो। अब शरीर पूरा तैयार हो गया। अलग अलग प्रकार के आगे के आसन और भी कुछ जलद गति के व्यायाम करने के लिए शरीर तैयार होता है। और एक हम सामान्य रूप से देखते हैं तो योग साधना संधि काल में की जाती है, सुबह में या शाम को। प्रथम प्राधान्य है ब्राह्म मुहूर्त पर प्रातः समय में करने में। तो प्रातः समय में ये 5 प्रकार के सूक्ष्म व्यायाम करते हुए जो शरीर में थोड़ा सा थकान, आलस्य जो भी कुछ रहता है वो पूरी तरह से दूर करते हुए अगले आसनों के लिए और जलद गति के व्यायामों के लिए तैयार शरीर को बनाना। और इस 5 प्रकार के सूक्ष्म व्यायाम के माध्यम से शरीर में रक्त संचार का प्रवाह सुचारू रूप से बराबर बनता है। तो आइए अगला अभ्यास, जड़ संचालन बोला है अपने अंतरराष्ट्रीय योग सूत्रों में, योग प्रोटोकॉल में, लेकिन इसको कटी चक्रासन भी कहते हैं। इसका दोनों हाथ सामने, अब पैरों में अंतर है 1 फीट का लगभग। अपनी पैरों में अंतर बनाइए 1 फीट, दोनों हाथ सामने, दोनों हाथों में अंतर, अपना शरीर कितना रुंद है उतना ही अंतर। देखो योग साधना बहुत सरल है, बहुत सरल। बाहर की कोई साधन स्थिति की मदद लेने की जरूरत नहीं है। सब कुछ अपने अंदर ही है। सब कुछ हमारे शरीर और अपने जो जो अंदर सूक्ष्म शक्तियां हैं उसका ही उपयोग करना है। दोनों हाथ सामने, आराम से इसके 3 प्रकार है। आराम से श्वासों को छोड़ते छोड़ते बाईं ओर घूम जाइए, आधा धड़ शरीर ऊपर का घुमाइए, पीछे मुड़कर देखो, पैर जमीन पर स्थिर है। अब श्वासों को भरते भरते सीधे हो जाइए, श्वास छोड़ते छोड़ते फिर दूसरी ओर झुक जाइए, सीधे हो जाइए। एक प्रकार, इसको कटी चक्रासन भी कहेंगे, धड़ संचालन भी कहा गया। इसमें दूसरा प्रकार, अब जब बाईं ओर झुकते हैं, शरीर को घुमाएंगे तो ये दाहिने हाथ आराम से बाएं भुजाओं के पास, बाएं कंधे के पास पहुंचेगा। देखो ऐसे ऐसे, या और ऐसे घुमाएंगे, फिर श्वासों को भरते भरते सीधे, फिर श्वासों को छोड़ते छोड़ते दूसरी बाजू से, छोड़। अगला अभ्यास इसी कटी चक्रासन या धड़ संचालन का तीसरा प्रकार। अब देखिए प्रत्येक प्रकार में पहले प्रकार से और ज्यादा और क्षमता से अपने शरीर को ट्विस्ट कर सकते हैं, अपने शरीर का संचलन और भी लचीलापन बढ़ा सकते हैं। तीसरा प्रकार, एक हाथ ऐसे कमर के पीछे ले लें और दूसरे हाथ से पहले हाथ की भुजा को पकड़ो और फिर से मोड़ दीजिए, शरीर घुमा दीजिए, पैर जगह पर स्थिर, पैर जगह पर स्थिर, केवल ऊपर का धड़ घूम रहा है, छोड़िए, और छोड़िए। दूसरी बात से, अब दाहिना हाथ पीछे है, बाएं हाथ से दाहिने हाथ की भुजा को पकड़ो और घुमाइए शरीर, श्वास छोड़ते हुए आराम से सीधे हो। तो ये धड़ संचालन के या कटी चक्रासन के 3 प्रकार के अभ्यास। और अब आइए सबसे महत्वपूर्ण अभ्यास, ताड़ासन। दोनों पैरों में 2 इंच का फासला, आराम से श्वासों को भरते भरते दोनों हाथ पहले ऊपर उठाइए। 2 प्रकार के ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ श्वासों को भरते भरते ऐसे ऊपर, और फिर पहले शरीर को ऊपर खींचिएगा,
फिर अपने पैर की एड़ियों को उठाकर पंजों के बल स्थिर होकर, देखिए हाथ की उंगलियां फैलाई है पूरी तरह से, पूरी क्षमता के साथ शरीर को ऊर्ध्वगामी बनाया है। हाथ की उंगलियां भी पूरी फैलाई है, जितनी क्षमता है उतना स्थिर, और खींचे ऊपर शरीर को। सामने देखो कोई भी एक वस्तु बिंदु के ऊपर मन को स्थिर करो, मन भी स्थिर होगा, शरीर भी स्थिर रहेगा। और जितनी देर हम, कम से कम 30 सेकंड का इसका विधि है, समय का पालन, लेकिन हम समझो कोई मर्यादाएं हैं, 10 सेकंड, 12 सेकंड, 15 सेकंड, धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाना। और इसमें भी मर्यादा है, जिनको तीव्र घुटनों का दर्द है, उच्च रक्तदाब है बड़ा, तो ये थोड़ा हल्के हल्के अभ्यास करें। ताड़ासन में दूसरा प्रकार। अब आइए, दोनों हाथ ऐसे सामने लेंगे, इंटरलॉक करो, फिर इनको ऐसे पलटी मारो, फिर श्वासों को भरते भरते ऊपर, और खींचिए प्रथम शरीर, और फिर अपने एड़ियों को उठाइए, खींचिए ऊपर, स्थिर बनाओ। देखो ताड़ासन या अभी अगले वृक्षासन भी होने वाला है, आसन की पूरी क्रिया, अपने रीढ़ की हड्डी, अपना जो अस्थि संस्था का, हस्ती संस्था का भाग है, इनको जितनी क्षमता है, जैसे हम इसको उपयोग जितनी उचित मात्रा में कर सकते हो उतना उसका अभ्यास होता है। लेकिन वापस आइए, आने के लिए पैर पहले नीचे ले लो, फिर हाथ, फिर सामने से, फिर छोड़, और जितनी क्षमता अपने हस्ती संस्था का उपयोग कर रहे हो, उससे साथ साथ अपने उदर भाग को भी फायदा हो रहा है। ताड़ासन करते समय देख लीजिए, वृक्षासन करते समय अनुभव करो, अपने उदर भाग को ऐसे पूरी तरह से पीछे खींचते हैं हम, और वो पाचन तंत्र सुदृढ़ बनाने के लिए उपयोगी होता है। आइए, अब ताड़ासन के पश्चात अगला अभ्यास करेंगे, ध्रुवासन। पहले ध्रुवासन की स्थिति में आइए, एक पैर उठाइए, दाहिना पैर उठाइए, एड़ियों को पूरी तरह से शून्य प्रदेश तक जंघाओं में लगाइए, और ऐसे दबाइए एड़ी को, और पंजा थोड़ा ढीला छोड़, एक स्थिरता की स्थिति हमें प्राप्त होती है। और पहले थोड़ा ये नमन मुद्रा में ये ध्रुवासन होता है। ध्रुवासन के पश्चात आइए वृक्षासन। हाथों को पूरे दोनों हाथ के दंड कान को लगे हुए खींचे ऊपर, और देख लो अपने उदर भाग को। ये ताड़ासन, ये ध्रुवासन, वृक्षासन। ध्रुवासन हम तो जानते हैं, ध्रुव स्थिति यानी अढ़ स्थिति, तपश्चर्या करने की स्थिति। ये वृक्षासन और ध्रुवासन व्यक्ति को तपस्वी बनाते हैं, तपस्वी की स्थिति निर्माण करने की क्षमता। और तपस्वी योग का एक विशेष लक्षण दिया है, योग साधक को योग साधना, जो प्रकृति के बदलाव होते हैं ना, प्रकृति के बदलाव, प्रकृति में जो परिवर्तन होता है उसके कारण अपने शरीर में भी बदल होता है, उस शरीर में होने वाले बदल को सक्षमता से संभालने की सहायता, ये ऐसे अलग अलग प्रकार के आसन हमें प्राप्त कर देते हैं। यानी प्रकृति में होने वाले परिवर्तन, अपने शरीर में कोई उसका परिवर्तन बदलाव न हो, इसकी क्षमता निर्माण करते हैं। नहीं तो उन्हाळा गेला, पावसाळा आला, सर्दी चाली, और फिर कोई गड़बड़ी हो गई, धूप आ गई तो पैर फटने लगेंगे। ऐसे जो कोई गड़बड़ियां होती है ना, ये कोई नहीं होगा योग साधक करने वाला। आइए, दूसरी बाजू से हो रहा है ध्रुवासन, नमन की मुद्रा, और फिर इसमें वृक्ष की स्थिति, वृक्षासन।
आराम से श्वासों को छोड़ते छोड़ते वापस आ जाइए। देखिए 30-30 सेकंड, 2-2 मिनट तक एक एक आसन की स्थिति होती है। फिर 2 मिनट श्वास तो रोक नहीं सकते, या 30 सेकंड का भी मुश्किल होता है। तो श्वासों को भरते भरते आसन की स्थिति जब हम पकड़ते हैं, तो जब आसन आदर्श स्थिति में पहुंचने के पश्चात श्वास जैसा सामान्य रूप से चलता है वैसा चलने देंगे। लेकिन जब आसन जब छोड़ेंगे तो श्वासों को भी छोड़ते हुए आसन छोड़ेंगे। लेकिन जब आदर्श स्थिति में है तो श्वास सामान्य रूप से चलता रहेगा, आता जाता रहेगा, वहां रोकेंगे नहीं, ना कोई कोई भी प्रकार का कुंभक नहीं होगा। ध्यान दीजिए। आइए अगला अभ्यास। ताड़ासन के पश्चात वृक्षासन हुआ, वृक्षासन के पश्चात आइए दोनों पैर मिले हुए। अब होगा हस्तपादासन या पश्चिमोत्तानासन, जैसे भी बनता है वैसे। आइए श्वासों को भरते भरते दोनों हाथ ऊपर ले लो, बस ऐसे खींचिए पूरा शरीर। देखिए कमर के ऊपर से हिस्सा पूरी तरह से ऊपर तान दीजिए, और ऐसे ही तने हुए शरीर को सामने जितने झुक सकते हैं उतना ही, कोई कठिनाई देकर, कोई कष्ट देकर या कोई गड़बड़ी करते हुए नहीं। हाथों से पैरों के अंगूठे तक, पंजों तक जिनका पहुंचता है उनका हाथ पृथ्वी को, ऐसे तले पृथ्वी को भी समान रूप से रख सकते हैं। लेकिन इसमें बहुत मर्यादाएं हैं। पीठ का दर्द, कमर का दर्द, ऐसे कोई पेट का ऑपरेशन हुआ होगा तो ऐसे साधक इसको बिल्कुल ना करें। कैसे इसका अभ्यास होगा? श्वासों को भरते भरते दोनों हाथ ऐसे प्रथम ऊपर तनाइए, शरीर ऊपर खींचिए, और ऐसे ही खींचे हुए शरीर कमर से झुक जाइए। जो बना सकते हैं वो अपना माथा ऐसे घुटनों में लगाइए, घुटनों के बीच में ले आए, जो कर सकते हैं वो। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने शरीर में जो जोड़ है, ज्वाइंट, ये कमर को है, ना रीढ़ की हड्डी में कहीं पर भी नहीं, पीठ में नहीं जोड़। तो ऐसे पीठ से झुकेंगे तो आसन नहीं बनेगा। कमर से झुक जाइए, आसन की शीघ्रता बनेगी। आइए अब, और आसन की रचना प्रोटोकॉल में हो या हमारे नित्य की योग कक्षाओं में हो, आसन की रचना ऐसी बनाइए, एक आसन करने के बाद उसकी काउंटर पोजीशन दूसरा आसन होगा। अभी हमने देखा पश्चिमोत्तानासन हो गया, अब पूर्वोत्तानासन का एक अभ्यास करेंगे। ये वो है अर्ध उष्ट्रासन। देखिए दोनों पैर मिलाइए, 2 इंच का फासला होगा, और हाथ अपने कमर को, उष्ट्रासन, उष्ट्र यानी ऊंट, ऊंट की जैसी स्थिति, अर्ध। देखो आराम से ऐसे दोनों हाथ अपने कमर के ऊपर, पार्श्व भाग के ऊपर, और श्वासों को भरते भरते हल्के से वापस पीछे झुकिए, गर्दन को भी पीछे छोड़ो, संतुलन बनाए रखो, गिरेंगे नहीं, गड़बड़ी नहीं होगी। नित्य की योग कक्षा में हम अभी सब योग शिक्षक बनने जा रहे हैं, तो सामने वाले साधकों को धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाकर कम से कम 30 सेकंड इसका सराव होना चाहिए। छोड़िए आराम से, जिसमें मर्यादा है, हर्निया जैसे व्याधियां है, या हृदय विकार की कोई गड़बड़ी हो गई है, तो ऐसे साधक पीछे झुकने वाले का आसन हर्निया, अल्सर, अपेंडिक्स वाले नहीं कर पाते। ध्यान दीजिए। और कमर के पीठ के दर्द वाले सामने झुकेंगे। ये हुआ उष्ट्रासन, अर्ध उष्ट्रासन। ध्यान दीजिए। उसके पश्चात अगला अभ्यास होगा विस्तृत कोणासन, या कोणासन भी कहते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा विशाल रूप से करते हैं, इसके इसलिए इसको विस्तृत कोणासन भी कहा है। अपनी चटाई के एक बाजू में खड़े हो गए, बाईं ओर खड़े हो जाइए, फिर दाहिना पैर बाहर निकालो, दाहिना पैर बाहर निकालते हुए
दाहिने पैर को बाहर निकालो और दाहिना पंजा सामने निकालो, यानी दोनों पंजों की स्थिति ऐसे काटकोन के रूप में हो, ऐसे। और अभी श्वासों को भरते भरते दोनों हाथ ऐसे कंधों के बराबर पृथ्वी के समांतर, और आराम से जो पैर बाहर निकाला है दाहिना, उसी की ओर पूरे शरीर के साथ झुक जाइए। ऊपर वाले हाथ की ओर देखो, दोनों हाथों की स्थिति सामने होगी, सामने झुकेंगे नहीं, सीधे रहेंगे। नीचे वाला हाथ ऊपर वाला हाथ एक रेशा में होगा। ऊपर वाले हाथ की ओर देखो, 30 सेकंड रुकने का प्रयास करो, नहीं बनता तो 10-10 सेकंड के 3 चक्र करो। आराम से श्वासों को भरते भरते सीधे हो जाए। और जब 30 सेकंड आदर्श स्थिति में झुके हो तो श्वास जैसा चल रहा है चलेगा, लेकिन वापस आते हुए श्वासों को भरते भरते ही वापस आए। फिर वापस आ जाइए, पंजे पैर अपना नजदीक ले लो। अब अपने चटे के बाईं ओर खड़े हो जाइए, और ये बायां चटे के दाहिने ओर खड़े हो जाइए। बायां पैर बाहर निकालो, पंजा घुमाइए, सामने घुमाइए, और अब दोनों हाथ श्वासों को भरते भरते बराबर पृथ्वी के, आराम से श्वास छोड़ते छोड़ते अब बाईं ओर झुक जाइए। श्वास जैसा चल रहा है चलने दो, सामान्य। छोड़िए, आराम से वापस आइए। बड़ा महत्वपूर्ण आसन है ये, मनोकायिक आसनों की श्रृंखला में है ये, यानी ये शरीर के भी रोग दूर करता है और मानसिक जो तानतनाव है वो भी दूर करने में बड़ा लाभदायक आसन है। विशेष रूप से साइटिका पेन, अपने पैर के पंजे, बहुत सारे लोगों के पंजे ऐसे टेढ़े मेढ़े रहते हैं, फ्लैट ऐसे पंजे रहते हैं, इनका भी दोष दूर करने के लिए, घुटने चलने में गड़बड़ी करने वाले लोग रहते हैं, इनके भी घुटनों के पैरों के दोष दूर करने में बड़ा मदद करता है ये आसन। आइए अगला अभ्यास। अब खड़े होकर करने के आसनों में इतने ही आसन अपने अंतरराष्ट्रीय योग दिन के उत्कर्ष में, पुरुष के प्रोटोकॉल में। अब आइए बैठक स्थिति में, बैठकर कुछ आसनों का अभ्यास। बैठ जाइए। प्रथम बैठने की स्थिति होगी दंडासन। दंडासन में दो स्थितियां, एक विश्रांति का आसन, दोनों पैरों में अंतर 1 से 1.5 फीट का, पंजे बाहर एड़िया अंदर, हाथ भी पीछे ऐसे ढीले छोड़ दिए हो, गर्दन भी जैसे ही भी आपको झुका हुआ लगे उस दिशा में छोड़कर आराम से बैठे। छोड़े। अब इसी दंडासन की दूसरी स्थिति है, अब पैर मिलाइए, पंजे भी मिलेंगे, अंगूठा अंगूठे के साथ मिला हुआ, और अपने यहाँ कमर के पास एकदम काटकोन की आकृति बनाइए। रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी होगी, इसके लिए थोड़ा सा मदद ले लो अपने हाथों की, और प्रयास करो सीधे बैठने का प्रयास करो। बहुत सुखा हुआ लगता है, बहुत आनंद भी आता है ऐसी स्थिति बनाते थे। सीधे बैठने का प्रयास करो। देखिए, जीवन भर हमारी रीढ़ की हड्डी, ये जो मेरुदंड है ना, ये सक्षम और एकदम कार्यक्षम रहना चाहिए। उसी के इर्द गिर्द तो ये पूरा शरीर बना है। जिसकी रीढ़ की हड्डी मजबूत, उसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बॉडी बिल्डिंग बराबर से रहेगी। और ये रीढ़ की हड्डी 3 गुणों से पूरी रहनी चाहिए, 3 गुणों से। एक सरल, एक संलग्न, और सरल, संलग्न और एक गुण है। तो ऐसे बनाए रखने के लिए अपना मेरुदंड सदैव सीधा रखने का प्रयास। छोड़िए। इसके पश्चात बैठक स्थिति में दूसरा अभ्यास करेंगे।
बैठक स्थिति में अगला अभ्यास है तितली आसन। तितली आसन योग शास्त्र में इसको भद्रासन कहा गया है, अंग्रेजी में इसको बटरफ्लाई भी कहते हैं। देखो दोनों पैरों के पंजे एड़िया एक दूसरे के ऐसे बाजू में लगाइए, घुटने बाजू में, जिनके घुटने जमीन के ऊपर स्पर्श होते हैं बहुत अच्छा, नहीं होता है कोई प्रश्न नहीं। अब धीरे धीरे इसको हिलाए। नाम है भद्रासन। लाभ तो बड़े बड़े इसके लाभ बहुत है। चलाइए, जैसे भी हम अपने घुटनों को चला सकते हैं ऐसे चलाइए, और थोड़ा सा स्थिर होकर घुटने जमीन के ऊपर टिकाते हुए एकदम सीधे हो जाओ। इसका नाम होता है गोरक्षासन। यह स्थिति लेते ही अनुभव करो कि तुरंत अपना मन अपने दोनों घुट के बीच में पहुंचता है। मन की एकाग्रता इतनी सहजता से प्राप्त कर सकते हैं। गोरक्षासन 1 मिनट के लिए स्थिर बनो। दोनों भ्रुकुटी के बीच में, जहां हमारे शरीर में प्रमुख नस नाड़ियां ईड़ा पिंगला सरस्वती, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, इन 3 नाड़ियों का युक्त संगम है अपने दोनों भ्रुकुटी के बीच में। मूलाधार से प्रारंभ होती है और यहाँ आके तीनों एक दूसरे के साथ मिलती है। तो ये त्रिवेणी संगम है गंगा यमुना सरस्वती का। तो योगी हर दिन अपने मन के साथ प्रयागराज तीर्थ क्षेत्र में मन को नहलाता हुआ, मन को शुद्ध पवित्र बनाता, और जहां जहां मन पहुंचता है वहां शरीर अपने आप पहुंचता है। तो देखो योगी कितना महान होता है। हर दिन शरीर को और मन को प्रयागराज तीर्थ क्षेत्र में नहलाता हुआ पवित्र शुद्ध सात्विक बनाता है। छोड़, असल छोड़। भद्रासन, भद्रासन नहीं ही ये दूसरी स्थिति गोरक्षासन। आइए अगला अभ्यास। अब वज्रासन। देखो वज्रासन के लिए एक पैर घुटनों में मोड़कर पीछे ले लो, दूसरा भी पैर पीछे ले लो। मैं ऐसे खड़े होकर भी ऐसे भी बैठ सकते हैं, लेकिन बैठने की विधि, वज्रासन की विधि, दोनों एड़ियां बाहर होगी, पंजे अंदर होंगे। पंजे यानी अपने अंगूठे एक दूसरे के ऊपर नहीं आएंगे, ऐसे ऐसे नहीं आएंगे, ये गलत है। एक दूसरे के ऊपर नहीं होंगे, ऐसे अंगूठे के अंदर थोड़ा सा अंतर रखो, 1 इंच 2 इंच का। एड़िया बाहर, पूरी तरह से अपनी सीट पार्श्वभाग दोनों एड़ियों के बीच। देखिए ये आसन वज्रासन। वज्रासन अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखने की, सीधा, जो 3 विषय बोल रहा था ना, अपना सरल सलम सीधा रखना है अपने रीढ़ की हड्डी को। जैसे सॉकेट में ऐसे कोई खंभा गाड़ते हैं और एकदम सरल सीधा रखते हैं, ऐसे अपने रीढ़ की हड्डी को हर दिन एक बार आदत बनाइए, हर दिन एक बार उसको अभ्यास करो। आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सरल सीधी, और वज्रासन उसके लिए मदद करता है अपनी रीढ़ की हड्डी को एकदम मजबूती से सरल सीधा रखने में लाभदायक।
और आराम से प्रत्येक आसन की स्थिति में अपना मन उस क्रिया के साथ जोड़ना। योग का तो अभ्यास हम सभी जानते हैं, योग माने जोड़ना। तो क्या किसके साथ जोड़ना, इसका भी समय समय पे ज्ञान होना चाहिए, स्थितियों के साथ उसका अभ्यास भी हमें होना चाहिए। तो क्रियाओं के साथ मन को जोड़ना ये भी योग है। अभी हमारी क्रिया चल रही है वज्रासन, तो मन से पूरे शरीर का प्रवास करो। किस तरह से पैर के अंगूठे, एड़ियां, पिंडियां, घुटने, मांडिया कर, एक कमर, कटी प्रदेश, रीढ़ की हड्डी बराबर सीधी है, छाती भी उन्नत है, गर्दन भी सीधी है, एकदम सामने दृष्टि नजर है। इन सब का मन ही मन चिंतन अवलोकन करो। तो जो क्रिया हमने धारण किया है उस क्रिया के साथ मन जुड़ा रहेगा। और यही है मन क्रियाओं के साथ जोड़कर योग की साधना करना। छोड़ो, छोड़ने के लिए भी आराम से एक एक पैर से छोड़ सकते हो, बाहर आ सकते हो। दंडासन में थोड़ी सी विश्रांति करते हुए अगला अभ्यास, आइए अब उष्ट्रासन। बैठक स्थिति में उष्ट्रासन की स्थिति, पहले अर्ध उष्ट्रासन, फिर पूर्ण उष्ट्रासन। उष्ट्रासन खड़े होकर भी हमने अर्ध चंद्रासन या अर्ध उष्ट्रासन किया था। अब अगला अभ्यास, दोनों हाथ अर्ध उष्ट्रासन, दोनों हाथ कटी प्रदेश के ऊपर, आराम से श्वासों को भरते भरते पीछे चलो। अर्ध उष्ट्रासन, अब पूरा उष्ट्रासन। पहले एक हाथ, दाहिना हाथ ऊपर से श्वासों को भरते भरते पीछे चलो। हाथ एड़ियों के ऊपर बनाए रखो और गर्दन को पीछे छोड़ो, शरीर का हिस्सा सामने ले आई। वापस आने के लिए पहला बायां हाथ आएगा, फिर दाहिना हाथ ऊपर सामने आएगा। आराम से। हर्निया, अल्सर, अपेंडिक्स वाले या ऐसे पेट का कोई ऑपरेशन वगैरह हुआ होगा तो ये पीछे झुकने के आसन नहीं करते। आइए बैठिए वज्रासन से। फिर अगला अभ्यास, काउंटर पोजीशन वाले आसन करने का जो प्रावधान हमने बनाया है, ऐसे ही अब चलिए शीर्षासन करें। वज्रासन में ही बैठ लो, आराम से ऐसे बाजू से दोनों हाथ ऊपर ले लो, नमन की मुद्रा होगी। और धीरे से श्वासों को छोड़ते छोड़ते माथा जमीन के ऊपर, दोनों हाथ कोहनियों तक जमीन के ऊपर। फिर श्वासों को भरते भरते ऊपर, श्वास छोड़ते छोड़ते नीचे। जैसे भी सांस चल रहा है वैसा चलने दो आदर्श स्थिति में। फिर वापस आने के लिए श्वासों को भरते हुए वापस आते। दूसरा चक्र होगा इसी शीर्षासन का। देखिए अब इसमें पीछे से सीट नहीं उठेगी, पूरी तरह से समर्पित भाव होगा। धीरे धीरे अपनी योग साधना में, अपनी योग कक्षाओं में सुधार करो। ये 3 चक्र कर रहे हो तो ये अंत में होता है ये शीर्षासन। लाभ तो हो रहा है पेट को, पेट हो रहा है नरम, लचीला, एकदम मुलायम पेट। और फिर जब समर्पण हो रहा है तो पहले धरती माता को वंदन करो, दूसरे चक्र में जग नियंता परमात्मा परमेश्वर को अभिवादन नमन करो, उनकी क्षमा करो, याचना करो पृथ्वी माता को। और अंत में अपनी अपनी माता पिताओं को भी नमन करो। तो हर दिन का प्रारंभ, हर दिन की शुरुआत ब्राह्म मुहूर्त में पृथ्वी माता को वंदन करते हुए कृतज्ञता के भाव के साथ, दूसरे चक्र में जगनियंता परमात्मा परमेश्वर को नमन अभिवादन करते हुए,
और तीसरे चक्र में अपनी माता पिताओं को नमन स्मरण करते हुए जब अपने दिन की शुरुआत करेंगे तो पूरा दिन आनंद ही रहेगा। पूरे दिन में सर्वदूर सफलता और यशस्वीता का ही लाभ हो। एक मन में सामर्थ्य निर्माण होता है। ऐसे लगता है कि मेरे पीछे कोई तो शक्ति अब साथ में है मेरे पूरे दिन भर के लिए। माता पिताओं की शक्ति, जगनियंता परमात्मा की शक्ति और पृथ्वी माता को वंदन करते हुए पृथ्वी माता का और पृथ्वी माता की तरफ हमारी कृतज्ञता निर्माण करते हैं, एक क्षमा याचना करते हैं, क्योंकि पृथ्वी को हम बहुत कुछ गड़बड़ी करते हैं पृथ्वी के ऊपर। तो उस पृथ्वी माता को भी नमन करने हुआ। ये हर दिन सुबह का और कोई शाम को करने वाले साधक दिन में एक बार ये तीनों शक्तियों को नमन करने का एक मानसिक योग साधना की स्थिति। योग में वैसे तो 6 गोष्ठियों का पालन करना है। पहले विधि समझ लो, योग आसन की विधि समझ लो। दूसरा है उसकी समयबद्धता का पालन करो। और तीसरा है संकल्प, मन में कौन से भाव निर्माण होने चाहिए योग साधना करते हुए। ये 3 गोष्ठी का पालन योग साधना करते हुए करना आवश्यक है। पहले उसकी विधि बराबर से करो, फिर समयबद्धता का पालन करो। या कोई व्याधि है, कोई दुख कष्ट है, वो भी कम ज्यादा समय करना पड़ता है। कोई अलग अलग ऋतु काल में भी आसन की समयबद्धता का समय बना तब ज्यादा करना पड़ता है। कोई शारीरिक व्याधियां है तो उनके लिए भी समय का कम ज्यादा होना पड़ता है। तो ये समय का पालन करना। और तीसरा, मन में शुभ संकल्प, सात्विक संकल्प के साथ योग साधना करेंगे तो ये नियमों का पालन करने वालों को योग साधना 100% लाभ देती है। थोड़ा कम नियमों का पालन करेंगे तो कम गुण मिलेंगे, थोड़ा कम। तो आइए, और ये 3 गोष्ठी का पालन करेंगे हम तो 3 लाभ आगे और मिलते हैं, उनका अभ्यास कल करेंगे। 3 गोष्ठी का पालन हम करेंगे, 3 गोष्ठी का लाभ हमें होता है। तो आइए आसन छोड़कर वज्रासन से बाहर आइए। थोड़ा सा आसन छोड़कर शरीर को स्थिर करो, दंडासन में विराम करो या थोड़ा सा पैरों को थपथपाइए। लेकिन दंडासन में विराम करने से ही जो विषय दिया था ना मैं, शरीर मांसपेशियों का घर्षण विकर्षण, शरीर स्नायुओं का, मांसपेशियों का, जोड़ों का अंकुचन संकुचन प्रसरण और शिथिलीकरण। तो ये बैठक स्थिति में शिथिलीकरण का अभ्यास है दंडासन। लेटकर शवासन, पीठ के बल ये वज्रासन भी बैठक स्थिति में शिथिलीकरण का व्यायाम है। पद्मासन भी शिथिलीकरण का अभ्यास है। लेकिन पेट के बल मकरासन ये शिथिलीकरण का अभ्यास। तो आइए अब बैठक स्थिति में अर्धवक्रासन। देखिए दंडासन की स्थिति में एक पैर घुटनों में मोड़कर दूसरे पैर के घुटने के पास इस पंजे को ऐसे बराबर से सेट करो। इसके और भी अलग अलग अभ्यास है, लेकिन ये आदर्श अभ्यास, घुटने के पास दूसरे पैर का पंजा ऐसा खड़ा करो और जो पैर खड़ा है उसका विरुद्ध हाथ, अब दाहिना पैर खड़ा है, बाएं हाथ ऊपर उठाइए और इसको बाहर से दबा दीजिए। और जो हाथ पीछे है उसके कंधे के ऊपर से पीछे घूमकर देखो, मुड़कर देखो। और मन को केंद्रित करो अपने उदर भाग के ऊपर, कटी प्रदेश के ऊपर, छाती के ऊपर। किस प्रकार से अपने उदर भाग, छाती, कटी प्रदेश, इनका संकुचन प्रसरण हुआ है। छोड़िए, आराम से वापस आइए। फिर दूसरी बात से दूसरा पैर खड़ा करो, बायां पैर खड़ा है, दाहिना हाथ ऊपर उठाइए, इसको बाहर से दबाव दीजिए।
सर आराम से वापस आ जाइए, छोड़िए, दोनों बाजू से अर्थ वक्रासन। और अब आइए, एक विशेष लाभ अभ्यास दिया है इस अंतरराष्ट्रीय योग के प्रोटोकॉल में। अभ्यास दिया है मंडूकासन को, ये नाम दिया है उन्होंने। वज्रासन में बैठिए, ऐसे थोड़ा सा पैर, वज्रासन में घुटने तो ऐसे मिला कर रखते हैं, लेकिन इसमें घुटनों को थोड़ा फैलाया है, ऐसे ऐसे थोड़े फैलाया है। और हाथ, दाहिना हाथ बाएं कंधे के ऊपर, यानी उसके भी पीछे, और बायां हाथ दाहिने कंधे के ऊपर। सीधे रखो, शरीर को सामने देखो। वापस आने के लिए वापस आ जाइए, छोड़ दो, स्थिर हो जाइए। छोड़िए, दंडासन में। सर घ्यायचं, थांबायचं, थांबायचं का घ्यायचं? विश्राम करूया, चलू दे। किती वेळ किती झाला? 7 हो गई? ठीक है, ये प्रोटोकॉल का जो अभ्यास है अभी थोड़ा सा गति से पूरा करेंगे, कल फिर थोड़ा सा विस्तृत रूप से इसकी अभ्यास और भी करेंगे कल। लेकिन जो प्रोटोकॉल के आसान अभ्यास है वो पूरा करेंगे। आइए आप पेट के बल लेट जाइए, पेट के बल मकरासन में। देखिए, मकरासन आराम से एक दिसतं ना, मला नाही दिसत. ते पुढचं काढा, ते पुढचं ठेवलंय ना ते, तर नाही, मोबाईलच्या समोर जे ठेवलंय ना ते काढा. नहीं? ठीक है, चलिए। मकरासन, मकरासन यानी मगरमच्छ की जैसी स्थिति। देखो, दोनों पैरों के बीच में 1.5 से 2 फीट का अंतर, पंजे बाहर, एड़ी अंदर, दोनों हाथ ऐसे स्वामी विवेकानंद जैसे बांध दीजिए। उसके ऊपर अपना माथा रखो, एकदम सुखा हुआ स्थिति लगती है, एकदम मन को एक सुखा हुआ विश्रांति का आसन। इसका कारण भी वैज्ञानिक वजह ही है, अपने शरीर का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा पृथ्वी के साथ जुड़ जाता है, और पृथ्वी माता है। पृथ्वी के पास, पृथ्वी के साथ ही हमें 18 प्रकार के पोषण मूल द्रव्य प्राप्त होते हैं। मकरासन, थोड़ा सा विश्रांति के पश्चात आइए, अब भुजंगासन के 2 प्रकार करेंगे। दोनों हाथ पैर मिलाइए, पंजे दोनों मिलाकर नीचे निकालो, दोनों हाथ कोहनियों तक जमीन के ऊपर, एकदम सामान्य प्रक्रिया है। शरीर को उठाइए नाभि तक, ऊपर देखो आसमान की ओर, पैर फैलेंगे नहीं। वापस आइए, श्वासों को छोड़ते छोड़ते वापस। इसमें दूसरा प्रकार, अब कोहनियां उठेगी, दोनों हाथ केवल हथेलियां जमीन के ऊपर, छाती के बाजू में, कोहनियां छाती को, पीठ को चिपकी हुई। आराम से श्वासों को भरते करते नाभि तक शरीर उठाइए, ऊपर देखो। आराम से वापस आइए, छोड़िए। फिर से मकरासन की पहली स्थिति में विश्राम करते हैं। और अब शरीर हमने शरीर के सामने भाग से उठाया था, अब शरीर के नीचे से उठाने का प्रयास करेंगे, शलभासन।
शलभासन के 3 प्रकार हैं, लेकिन आज तीसरा ही प्रकार करेंगे। दोनों पैर मिलाइए, दोनों हाथ मांडी के नीचे और हाथों की उंगलियों की मदद लेकर दोनों पैर नीचे से उठाइए पेड़ों तक, जहां तक कमर में पट्टा बांधते हैं हम, वहां तक। सामने से शरीर नहीं उठेगा, ठुट्टी जमीन के ऊपर दबाए रखो और आराम से वापस आ जाइए। पहले इसमें एक एक पैर का करते हुए फिर दोनों पैरों का करते हैं। छोड़िए, थोड़ा सा फिर से ये मकरासन में विश्राम ले सकते हैं। छोड़िए। आइए अब ध्यान दीजिए, बाई ओर से लुढ़कते हुए ही पेट के बल, पेट से पीठ के बल आना है। दाहिने ओर से नहीं, बाई ओर से ही होगा। और ये सबका प्रिय अभ्यास शवासन। छोड़िए। शवासन से अगला अभ्यास होगा दोनों पैर नजदीक लेकर स्कंदरासन। दोनों पैरों को नजदीक ले लो, घुटनों में मोड़ते हुए हाथों से एड़ियों को पकड़ लो, क्या हथेलियों से भूमि को नीचे दबाते दबाते शरीर कंधों तक ऊपर उठाइए, इसीलिए इसका नाम है स्कंदरासन। स्कंदरासन। छोड़िए। अब ये कंधरासन की काउंटर पोजीशन है, ये उत्तान पादासन। दोनों पैर मिलाइए, हथेलियों से भूमि को दबाइए और दोनों पैर जमीन के ऊपर 30 डिग्री से 45 डिग्री तक ऐसे सीधे ऊपर उठाइए, पैर घुटनों में सीधे। और देख लो मांडियों के ऊपर, उटी 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 पोट, उधर भाग के ऊपर एक कंप निर्माण हुआ है, कंप ऐसे थरथरी। ये थरथरी बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो कंप निर्माण हुआ है, ये कंप बड़ा आरोग्य देता है हमें। देख लो, उस कंप का निरीक्षण करो। छोड़िए, विश्राम में आइए। धीरे से आसन की स्थिति लेंगे और धीरे से आसन की स्थिति से बाहर वापस आएंगे। झटके से कोई आसन की स्थिति नहीं होगी, ना वापस भी आएंगे। छोड़िए, फिर से थोड़ी सी विश्रांति। और शलभासन के पश्चात इन्होंने दिया है अर्ध हलासन। आइए दोनों पैर मिलाइए, भूमि को दबाते दबाते आइए दोनों पैर उठाइए, यहाँ कमर तक ही, घुटनों में पैर सीधा रखते हुए, जैसे भी स्थिर बनो। आराम से वापस आ जाए। हमें तो नित्य योग साधना में सर्वांगासन करने का सराव बनाएंगे। बड़ा महत्वपूर्ण होता है सर्वांगासन, लेकिन प्रोटोकॉल में यहाँ तक की सीमित क्या है, बहुत सारे लोग सर्वांगासन नहीं कर पाते। लेकिन ये हरदासन की स्थिति करते करते, दीवार का सहारा लेते हुए धीरे धीरे सर्वांगासन की स्थिति में आने का प्रयास करो। उसके लाभ वैज्ञानिक दृष्टिकोण आगे अभ्यास करेंगे। और अब अर्धांगासन के पश्चात आइए पवन मुक्तासन का अभ्यास। पवन मुक्तासन भी दोनों पैर से होता है, लेकिन आज सरल तीसरा अभ्यास करेंगे। दोनों पैर, देखिए इसमें विधि है इसकी, श्वासों को भरते भरते दोनों हाथ ऐसे ऊपर ले लो, जैसे कि लेटकर ताड़ासन कर रहे हो। और फिर दोनों घुटने पैरों में, पैर घुटनों को मोड़कर छाती और पेट के ऊपर ले आइए। फिर श्वासों को छोड़ते छोड़ते हाथों से घुटनों को पकड़ लो
और आराम से श्वास छोड़ते छोड़ते दोनों घुटने, दोनों घुटनों के बीच में अपना माथा ले आने का प्रयास करो। देखिए, गर्दन का दर्द, कमर का दर्द, पीठ का दर्द वाले ये माथा उठाएंगे नहीं। वो क्या करेंगे, केवल ऐसे ही घुटने अपने पीठ और छाती के ऊपर खींचिए, दबाइए, माथा नहीं उठेगा। तुरंत हमें अपनी कमर दर्द से राहत मिल गई ऐसा अनुभव होता है। कमर दर्द वाले, पीठ दर्द वाले माथा नहीं उठाएंगे, केवल पैर ही पेट और छाती के ऊपर खींचेंगे और अनुभव करो। रीढ़ की हड्डी को देखो किस तरह से उसमें एक सामर्थ्य आता है, उसका दर्द दूर होता है। छोड़ने के लिए फिर से वही विधि है वापस आने की, वापस आ जाइए। पवन मुक्तासन, कल दोनों तीनों भी प्रकार देखेंगे, आज सीधा तीसरा प्रकार। आइए, पवन मुक्तासन के पश्चात शवासन में विश्राम, और फिर बाईं ओर से लुढ़क कर ही दाहिने हाथ का आधार लेकर बैठक स्थिति में आइए। बैठक स्थिति में कोई भी एक आसन में स्थिरता पूर्वक बैठिए। कोई भी एक आसन, सिद्धासन हो या सुखासन, वज्रासन, साधा आसन, और आराम से बैठकर प्राणायामों में अभ्यास होगा। ध्यान मुद्रा में बैठकर भस्त्रिका प्राणायाम 1 मिनट का ही अभ्यास करेंगे। 12 सांसों को सहजता से भरेंगे और 12 प्रश्वास सहजता से छोड़िए। ये होगी ध्यान मुद्रा। पहली उंगली और अंगूठा शीर्ष भाग एक दूसरे के साथ मिलेंगे। बहुत सारे लोग नाखूनों के ऊपर पकड़ते हैं, नहीं, शीर्ष भागों को, उंगलियों के शीर्ष भागों को। शेष 3 उंगलियां सीधी, हाथ के लिया घुटने के ऊपर आसमान की ओर, और शरीर सरल सीधा। संथ गति से लंबा गहरा श्वासों को भरो और संथ गति से लंबा गहरा प्रश्वास करेंगे। छोड़ दो, शांत हो जाए। 2 से 2.5 सेकंड सांसों को भरेंगे, 2 से 2.5 सेकंड श्वास छोड़ेंगे। 1 मिनट में 10 से 12 चक्र, और उसके पश्चात श्वासों को सामान्य करते हुए शांत हो जाए। आइए, योगा प्रोटोकॉल के अनुरूप अगला प्राणायाम है नाड़ी शोधन प्राणायाम। इसमें 6 प्रकार हैं। अलग अलग कीड़ा पिंगला जो नाड़ियां है उसकी अलग अलग स्थितियों में श्वासों को भरना और छोड़ना। तो यहाँ एक ही प्रकार दिया है, अनुलोम विलोम जैसा ही, लेकिन यहाँ जितना श्वासों को भरा उसके दुगना समय देकर दूसरी नासिका से छोड़ना है।
और अनुलोम विलोम जो पतंजलि योग पीठ में प्रचलित हुआ, उसमें लेना और छोड़ना समान रूप से, और इसका लाभ बहुत सारे लोग ले रहे हैं, उसका आनंद भी बहुत सारे लोगों को हो रहा है। तो आइए हम भी अनुलोम विलोम करेंगे। आज लेना और छोड़ना समान रूप से, जितनी क्षमता है 8 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड को ले लो धीरे धीरे बाई नासिका से, और छोड़ दीजिए उतने ही समय के लिए दाहिनी नासिका से। फिर दाहिनी से ले लो उतना ही समय, और छोड़ना है उतना ही समय के लिए। छोड़, जो भी हम आसन, प्राणायाम, ध्यान का अभ्यास कर रहे हैं, सूक्ष्म योगिक क्रियाओं का अभ्यास कर रहे हैं, उसको 6 भागों में अभ्यास करेंगे हम। पहले हमने देखा है विधि, समय, संकल्प। फिर उसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण देखिए, अपने शरीर के ऊपर, अपनी शरीर रचना, शरीर क्रिया के साथ कैसे लाभ देते हैं ये आसन, प्राणायाम। फिर उसका अभ्यास देखेंगे, अपने शरीर के कौन से रोगों को ये मुक्त करता है, कौन सा आसन, कौन सा प्राणायाम अलग अलग व्याधियों में कैसे उपयोगी होता है, लाभ देता है। और अंत में थोड़ा मर्यादा देखेंगे। तो ऐसे 6 भागों में अभ्यास करेंगे, 1-2 दिन में छोड़िए। अब करेंगे कपालभाति। कोई भी आसन में स्थिरता पूर्वक बैठे हो और ये मुद्रा लगाइए, वायु मुद्रा। अंगूठे के मूल में पहली उंगली लगाइए, अंगूठा ऊपर से दबाइए, शेष 3 उंगलियां सीधी हाथ घुटनों के ऊपर। कपालभाति प्राणायाम। अब इसमें सांसों को कम लेना और छोड़ना ज्यादा। लेते समय इनएक्टिव, छोड़ते समय एक्टिवली छोड़ना है। देखो, श्वासों को लेना कम, छोड़ना ज्यादा, और धक्का मारकर छोड़ना है। ये जो अपना नाभि के नीचे का प्रदेश है, उधर भाग को धक्का मारो और श्वासों को गति से बाहर छोड़ो, बड़ी मात्रा में बाहर छोड़ो। 1 सेकंड को एक धक्का, श्वास बाहर, पेट अंदर। ये थोड़ा विधि को समझ, छोड़ दो कपालभाति। और उसके पश्चात शीतली प्राणायाम भी दिया है। शीतली प्राणायाम देखिए, जीवा को ऐसे बाहर निकालो, जीवा को बाहर निकालो, जीवा की ऐसी चोंच बनाई, और श्वासों को इस मुख के माध्यम से, इस श्वास जीवा की जो चोंच बनाई है उसी के माध्यम से अंदर खींचना है। और फिर छोड़ने के लिए 2 प्रकार है, कोई रोक कर नहीं, सीधे छोड़ सकते हो। और फिर छोड़ने के लिए दाहिने को बंद करते हुए बाई को भी छोड़ सकते हो। छोड़ने के 2 पद्धतियां, जो भी आपको अच्छा लगे वो छोड़ो। देखिए, दोहराएंगे इसको। तीन चक्कर।
शांत हो जाए। आइए अंत में ध्यान होगा। ध्यान मुद्रा में बैठकर अपने लक्ष्य को दोनों भ्रुकुट के बीच में ले आइए। एक ओम की आकृति निर्माण करो। एक ऐसा वलयांकित ओम, जो प्रकाशमय ओम अपने भ्रुकुट के बीच में स्थापित करो और उसी का निरीक्षण करते करते पूरी तरह से एकाग्र हो जाए। मन में चिंतन होगा उस ओम की शक्ति, उसी ओम का वो प्रकाशमय ओम मेरे इस भाल प्रदेश को प्रकाशित कर रहा है। मेरा ये भाल प्रदेश पूरी तरह से आलोकित हो रहा है। दिव्य ओम की शक्ति से मैं पूरी तरह से आलोकित हो रहा हूं। पूरा मेरा मुखमंडल ओजमय, तेजमय, प्रकाशमय बन रहा है। छोड़िए, आंखें ऐसे ही बंद रखो। दोनों हाथों का ऐसे माथे के ऊपर घर्षण करो और आराम से हाथ में जो ये उष्मा निर्माण हो गई है, उसी उष्मा के साथ दोनों हथेलियां आंखों के ऊपर रखो। हाथ, आंखें अंदर बंद है, कोमलता से बंद है। धीरे धीरे पूरा हाथ शरीर के ऊपर, चेहरे के ऊपर से घुमाते हुए आइए हाथों का दर्शन करते करते आंखें खोली और अंत में समापन के लिए प्रार्थना, जगत कल्याण की प्रार्थना, विश्व कल्याण की प्रार्थना हो। आइए नमस्कार की मुद्रा में प्रार्थना उच्चार सभी एक साथ करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम सभी को नमन, सभी को वंदन। कल बराबर समय पे मिलेंगे। जो भी समय अपना गुरुकुल विद्यालय नियमित करेगा उसी समय पर कल बराबर मिलेंगे। ओम धन्यवाद।